गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैंने अभी तक आपको राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरण पढ़ाए हैं। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण पे प्रवेश कर चुके हैं और तीसरा चरण आप जो देखेंगे उसका नाम ही है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1919 से 1947 के बीच में है। मतलब गांधी का आगमन 1915 में भारत में होता है। उसी के साथ इस चरण की आपको झलकियां देखने को मिल जाएंगी। 1917 से गांधी की सक्रियता भारतीय आंदोलन में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को बिना किसी देर के। सर्वप्रथम गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण इसे क्यों कहा गया? इसके पहले जो है कांग्रेस में आप देखेंगे तो नरम दल और गरम दल, 2 दल थे जिनका वर्चस्व कांग्रेस में रहा। आप देखेंगे 1885 से 1905 तक नरम दल का वर्चस्व रहा, जिसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह का जो नेता थे वो उच्च कोटि के नेता माने जा रहे थे उस समय तक। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा वर्ग जो 1905 तक आते आते कांग्रेस का ही एक ऐसा धड़ा था जो इन उदारवादी नेताओं से नाराज था और अंग्रेजों के कृत्यों से नाराज होकर वो अहिंसा की ओर चल पड़ा, मतलब हिंसा की ओर चल पड़ा, उन्मुख हो चला। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे वो जो नेता थे उनको फिर गरम दल के नेता कहा गया। गरम दल के नेताओं के बारे में अगर बात करें तो उसमें लाल बाल पाल प्रमुख नेता थे। तो आप जब देखेंगे कि इन 2 जो चरण थे उनमें जो है खास सफलता भारतीय आंदोलन को प्रोग्रेस नहीं मिली। जबकि दूसरा चरण अगर देखें उग्रवादी चरण, इसमें अगर अंग्रेजों ने बलपूर्वक इसे दबाया ना होता, क्रांतिकारियों को सजाएं यातनाएं न दी जाती, तो यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा सक्सेस कर रहा था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्रांतिकारियों का दमन हुआ तो अधिकतर क्रांतिकारी या तो विदेश में चले गए या जेलों में सड़ रहे थे। तो फिर धीरे से 1915 में गांधी भारत आते हैं। गांधी इज बैक। गांधी जब भारत आए तो इस आंदोलन को एक नई राह मिली। गांधी के आते ही क्या हुआ कि भारतीयों को पहले तो गांधी के बारे में कुछ नहीं पता था, परंतु धीरे धीरे गांधी के रवैयों को देखकर लोग उनसे जुड़े। और जब गांधीवादी चरण आप देखेंगे तो गांधी के इर्द गिर्द ही पूरा जो हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपको दिखाई पड़ेगा। गांधी जी ने लोगों को जोड़ा। यह जो व्यक्तिगत आंदोलन चल रहा था अभी तक कि नेताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा था दूसरे चरण तक, वह अब आंदोलन जन क्रांति का रूप धारण करने में सफल करा ले गए थे गांधी जी। गांधी जी ने सबके सहयोग से जो है इस आंदोलन को बढ़ाया। तो गांधीवादी चरण में अगर हम बात करें, इसको पढ़ने का तरीका है कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। सबसे पहला है गांधी का असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इन 3 पार्टों के माध्यम से हम पढ़ते हैं गांधी के इस चरण को तो आपको बहुत ही आसानी से यह पूरा प्रकरण समझ में आने वाला है और फैक्ट्स जो हैं आपके दिमाग में सीधे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गांधीवादी चरण की। गांधीवादी चरण को अगर बात करें तो शुरू करने से पहले जो हीरो होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आप कोई फिल्म देखने जाएंगे तो क्या होता है, आप फिल्म देखने से पहले आपको हीरो के बारे में पता हो तो आपका मन करता है। अगर आप गदर देखने गए तो आपको सनी देओल पता है कि सनी देओल उसका हीरो है। अब गांधीवादी युग में जा रहे हैं तो गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गांधी कहाँ से आए, क्या क्या गांधी, इसके पहले गांधी की क्या उपलब्धियाँ थी। तो अब गांधी की उपलब्धियों को देखें तो गांधी जो है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। या एक साधारण परिवार नहीं कह सकते हैं, संभ्रांत परिवार से थे, क्योंकि उस समय वो इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे। किताबों में तो लिखा होता है कि सामान्य परिवार से थे, परंतु सामान्य परिवार के आदमी की आज औकात नहीं है कि इंग्लैंड में अपने बच्चे को पढ़ा ले। तो तब क्या इंग्लैंड भेज सकता था आदमी? तो नहीं भेज सकता था। तो ये एक संभ्रांत परिवार के आदमी थे, मतलब अच्छे पैसे वाले मोटे आदमी, गुजराती भाव थे, तो मतलब पक्का व्यापारी रहे होंगे इनके पिताजी। तो अब जो आप देखेंगे कि वकालत इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की और इंग्लैंड से वापस आने के बाद इनका भारत में धंधा दुकान सही से नहीं चली तो इनके पिताजी के एक दोस्त थे अब्दुल्ला सेठ, उनके साथ इनके पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा अभी बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आया, इसे आप, वो अब्दुल्ला सेठ जो है भारत आए हुए थे एक वकील ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ जो जहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहते थे अब्दुल्ला सेठ, तो वहाँ क्या था, जो अश्वेत लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा यातनाएं कराई जा रही थी। अब्दुल्ला सेठ पर एक ज़बरदस्ती के मुकदमे थोपे गए थे। तो इस वजह से अब्दुल्ला सेठ गुजराती थे, गुजराती व्यापारी थे जो अफ्रीका में व्यापार करते थे। तो उनको अफ्रीकन सरकार बहुत मतलब डिमोरलाइज कर रही थी, उनके ऊपर हरासमेंट
चल रहे थे। तो इन्होंने, अब्दुल्ला सेठ ने सोचा कि हम भारत का वकील लाएंगे, यह सरकार के सामने हमारी बात रखेगा, जिससे हम यहाँ पर अपना बिजनेस जो चल रहा है इसको करने में सफल होंगे। तो यहाँ जब आते हैं तो ये अब्दुल्ला सेठ गांधी जी के घर पर रुकते हैं। तो गांधी जी के पिता से बातचीत होती है। तो गांधी जी के पिता ने कहा कि हमारा बेटा अभी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है, हो ना हो आप इसे लेकर चले जाइए, ये भी एक अच्छा वकील है। अब अपने बच्चे की बुराई कौन करता है, आप ही हैं, आपके पिताजी आपके बुराई थोड़ी न करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर अब्दुल्ला सेठ ने क्या किया, गांधी जी को 1893 में अब्दुल्ला सेठ दक्षिण अफ्रीका लेकर चले गए। अब गांधी वहाँ जाते हैं तो गांधी जी ने देखा कि जो दौर था वहाँ पे कि रंग भेद नीति का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। वहाँ पे रंग के आधार पर लोगों में डिवाइडेशन था। गोरे लोग उच्च श्रेणी के लोग थे, जो कि काले लोग थे, जो एशियन लोग थे या निग्रो लोग थे, वो निम्न श्रेणी के लोग माने जाते थे उस समय। और रंग भेद नीति का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि मतलब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हर काले आदमी को उसका जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और उस प्रमाण पत्र को अपनी जेब में रखना पड़ता था। जैसे आज के ज़माने में आप अभी अगर देखें बात करें तो आधार कार्ड आपके पास हमेशा जेब में होता है। तो वैसे ही क्या था कि आप मान लीजिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, आप सरकार आपके ऊपर फांसी नहीं कर देगी, मगर वहाँ ऐसा ही था कि अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं मिला तो क्या होता था कि लोगों को हद से ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मतलब यातनाएं देने की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी वहाँ पर। तो वहाँ पे एक जो एक्ट था उसे कहते थे, जिसके तहत ये प्रमाण पत्र बनता था, उसे कहते थे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब एशियाटिक लोगों के लिए, एशियाई लोगों के लिए यह एक्ट था। एशियाई का मतलब जितने भी काले लोग थे सबके लिए, तो उसको कहा ही गया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें क्या होता था कि आप अपने काले रंग के हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखिए, तभी आप जो है वहाँ के समाज में सर्वाइव कर सकते हैं। 1894 में गांधी जी ने जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों का विरोध करना चालू किया। तो विरोध करने के साथ, अगर विरोध करेंगे आप तो इसके लिए आपको एक संगठन की ज़रूरत होती है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किस? नटाल इंडियन कांग्रेस। से कई बार पूछा जाता है पेपर में कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन का निर्माण किया था, तो नटाल इंडियन कांग्रेस। और गांधी जी के वहाँ पे जो प्रमुख सहयोगी थे वो कालेनबाग थे, ये जर्मनी के थे, वस्तुकार थे जर्मनी के। और इनके साथ मिलकर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी वहाँ पे। और टॉलस्टॉय फार्म में दोनों रहा करते थे गांधी जी और ये आपके कालेनबाग। तो क्या होता है वहाँ पे टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और वहाँ से एक अपना अखबार निकालते हैं जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन अखबार। इंडियन ओपिनियन अखबार, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इंडियन ओपिनियन अखबार जो है निकालते थे वहाँ पे। जब ये दोनों लोग इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे तो उससे वहाँ पे क्या था, वहाँ के लोगों में जो संचार हो रहा था, जो उनको दबाया जा रहा था, जो गोरे लोग उनका हरासमेंट कर रहे थे, उनमें धीरे धीरे काले लोगों में एकता की भावनाएं प्रादुर्भाव होता है। तो उसके लिए उन्होंने फिर, जब अब एकता आएगी तो लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किसी संस्था की ज़रूरत होगी। तो क्या होता है कि 1904 में गांधी जी जो है एक आश्रम बनाते हैं, जैसे भारत में साबरमती आश्रम बनाते हैं, वैसे 1904 में वहाँ पे एक फिनिक्स आश्रम बनाते हैं। फिनिक्स आश्रम लखनऊ वालों के लिए तो बहुत आसान चीज़ है कि फिनिक्स याद करना, पर दूसरे लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। मगर फिनिक्स आश्रम का वहाँ पे निर्माण करते हैं। जब फिनिक्स आश्रम का निर्माण कर देते हैं 1904 में, फिर धीरे धीरे गांधी जी वहाँ पे अपना पैठ बना लेते हैं, मतलब अपनी जगह बना लेते हैं, वहाँ के लोगों के दिल में अपना सम्मान बना लेते थे। गांधी जी, एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी जो है खुद इस चीज़ को महसूस करे कि काले लोगों को यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, एक ट्रेन कांड होता है, आप सबने सुना होगा कि इनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया था और इनसे प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो इनके पास प्रमाण पत्र नहीं था। उसी समय इन्होंने ठाना कि हम इस जो रंग भेद की नीति है इसका उन्मूलन करके रहेंगे। तो धीरे धीरे 1914 आते आते जो है दक्षिण अफ्रीका में आपको गांधी जी के द्वारा जो रंग भेद उन्मूलन की नीति चलाई गई उसका असर देखने को मिलता है। और लगभग जितने भी रंग भेद के कानून थे वो 1914 तक समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ गांधी 1915 में भारत में अपने कदम रखते हैं। तो भारत में गांधी के आगमन को हम पढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख चरण है। और गांधी के आते ही गांधी इज बैक,
गांधी के आते ही राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान आ जाती है। गांधी भारत आए और जनवरी 1915 में जब गांधी वापस आए तो सर्वप्रथम गांधी जी से मिलने के लिए जो लोग पोर्ट पर गए उनमें गोपाल कृष्ण गोखले सर्वप्रमुख थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। इनको पढ़ते हम उदारवादी नेता हैं, परंतु इनमें क्या था, इनमें कोई लोभ नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले में, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे नेता थे जो उदारवाद और उग्रवाद के बीच की कड़ी थे, क्योंकि गोखले जो थे वो कभी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटे। बाकी जितने उदारवादी नेता थे उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ था, पर गोखले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी आंदोलन से पीछे नहीं हटे। तो गोखले की इन्हीं सब चीज़ों से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जब वहाँ पोर्ट पर इनसे मिलते हैं तो गांधी जी को मन ही मन गांधी जी ने इन्हें प्रणाम किया और इन्हें अपना गुरु बनाया। अगर पूछे कि भारत में गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी बहुत अधिक मानते थे। क्यों मानते थे, उसका मेन कारण मैंने आपको बताया कि गोखले ने कभी जो है अपने बारे में नहीं सोचा। गोखले ने हमेशा जनता के भलाई के लिए त्याग किया और वो अपना सर्वस्व नाश कर सकते थे अगर कोई एक नेता उनसे कह देता कि आपके प्राणों से जो है स्वराज्य मिल सकता है। तो गोखले उस टाइप के नेता थे कि देने को तैयार थे। अंग्रेजी सरकार इनके पीछे भी पड़ी थी। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी भी जब पहले आए तो इन्होंने अहिंसात्मक रूप को ज़्यादा ही तवज्जो दी। वैसे तो गांधी जी ने पूरे जीवन ही अहिंसा को ही बल दिया, परंतु आप जब देखेंगे कि गांधी जी ने जब देखा कि अंग्रेज प्यार से बात को नहीं मानते हैं तो उन्होंने अपने अलग तरीके अपनाए। असहयोग आंदोलन, इसी तरह के मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अपनी संस्थाएं बनाई, अपने तरह से कर ना देने की नीति बनाई। तो अभी हम आपको ये सब बताएंगे। मगर गांधी जी जब भारत आए तब क्या हुआ 1915 में, उस समय विश्व युद्ध का दौर था, प्रथम विश्व युद्ध चरम पर था। तो गांधी जी ने क्या किया कि सोचा कि अब इसमें हम भारतीयों को भेजते हैं, लड़ने भेजते हैं अंग्रेजों की तरफ से, तो ये अंग्रेज खुश होकर भारत को शायद स्वराज्य दे दे। परंतु ऐसा नहीं था। स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेज ना आज मानने वाले थे ना कल मानने वाले थे। गांधी जी ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में, और अंग्रेजों के सहयोग के लिए इन्होंने अपने लोगों को, भारतीय लोगों को भेजा प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय लोग जो थे वो ये जो पहले से यहाँ रह रहे थे वो जान रहे थे कि ये अंग्रेज मतलब एक बात न माने, तुम इनको कह रहे हो कि इनकी तरफ से लड़ो। तो गांधी जी के ऊपर काफ़ी लोग गुस्सा आ गए, खौरा गए बिल्कुल। और उनको क्या कह दिया, गांधी जी को भारतीयों ने ही भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दे दी। अब भारतीय जब गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, अब अंग्रेजों का काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए लोगों को भेज रहे थे, तो अंग्रेज इनसे खुश हुए और अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी जब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे थे तो गांधी जी ने जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह होता है, गांधी जी जब ये सारे आरोप झेल चुके, फिर उनको जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी कि आप जो है, गांधी जी से कहा कि आप पहले यहाँ के वर्तमान स्वरूप को समझ लीजिए, उसके बाद ही यहाँ की राजनीति में कदम धरिए। कदम मतलब गोखले ने पग पग में इनको समझाया। क्यों समझाया शुरुआती दौर में, क्योंकि गांधी जी, उनको पता था कि गांधी जी वहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका से जीत के आ रहे थे वो भी अंग्रेज ही थे। वहाँ से जीत के आने वाला व्यक्ति अपने देश के लिए तो क्या नहीं कर सकता। तो गांधी जी के ऊपर गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत भरोसा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा कि जो है आप अभी आए हैं, यहाँ के परिवेश को जानिए, यहाँ के लोगों की मनसा को जानिए, इनकी मानसिक स्थिति को जानिए, उस हिसाब से आप अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करिए। तो गांधी जी का जो सबसे प्रारंभिक सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह कहा जाए, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी जब भारत आए तो उनका पहला सत्याग्रह क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार, उत्तरी बिहार में होता है। उत्तरी बिहार में होता है। उत्तरी बिहार में क्यों होता है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति और तकवी ऋण, ये दो ऐसी चीज़ें थी जिनके खिलाफ हुआ था। तिनकठिया पद्धति का मतलब है जो किसान है वो अपने 3/20 भाग में खेती करेगा। मतलब अगर उसके पास 20 भाग खेती है तो उसमें 3 भाग पे वो नील की खेती करेगा। ऐसा जो है अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती थोप रखा था।
परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे जो है तीन गठिया पद्धति का जो काम हुआ, इसमें क्या हुआ कि अब तीन गठिया पद्धति तो चल रही थी कि आप अब भाई नील जगह उगाना ही पड़ रहा है, मगर अंग्रेजों ने जब जर्मनी में देखा कि जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया, तो इनका जो कच्चा माल था, मतलब जो नील था, उसकी बिक्री कम हुई। फिर भी अंग्रेज जो है किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि या तो आप जो है नील बोइए, या तो आप क्या करिए, नील ना बोइए तो हमें ज़्यादा लगान दे दीजिए। यूरोपीय जो बागान मालिक थे उन्होंने क्या किया कि लगान में वृद्धि कर दी। अब क्योंकि उनके पास भाई उनका नील बिक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो वो किसानों का खून चूसने लगे। जब वो किसानों का खून चूसने लगे तो फिर गांधी जी यहीं पर अपनी एंट्री करते हैं 1917 में। गांधी जी के पास 1917 में बिहार के एक नेता थे राजकुमार शुक्ला, वो जाते हैं और गांधी जी को पूरा प्रकरण समझाते हैं वहाँ पे जाके। तो गांधी जी को ये जब पूरा प्रकरण समझाते हैं तो गांधी जी इनके साथ जो है बिहार आते हैं, चंपारण। चंपारण में आकर गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन किया था। सत्याग्रह आंदोलन करते समय जब गांधी जी ने मांग रखी अपनी सरकार के सामने, तो सरकार ने इनकी बात सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम जो है एक आयोग बना देते हैं, उससे आप जांच पड़ताल कर लीजिए, इसके सदस्य आप भी बन जाइए और यह आयोग इस चंपारण कांड की पूरी जांच पड़ताल करेगा। जब आयोग बना तो उस आयोग में सदस्य थे गांधी जी। अब गांधी जी जो है सदस्य हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आयोग को यह समझा लिया कि मतलब जो तिनकटिया पद्धति है या तकवी ऋण, ये जो कुरीतियां हैं, ये इन किसानों को मारे डाल रही हैं, बोझिल कर दिया है इन्होंने। तो क्या हुआ कि गांधी जी यह चीज़ उस आयोग को समझाने में सफल हुए। तो यह चंपारण सत्याग्रह की सफलता थी। इसी सफलता को गांधी जी के साथ जब होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस सफलता के बाद गांधी जी को पहली बार महात्मा कहते हैं। भारत में गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न बनता है और आप देखिए गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सफलता के बाद यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। अगर आप चंपारण सत्याग्रह में देखें तो चंपारण सत्याग्रह में इनके सहयोगियों की बात करें, गांधी जी के सहयोगियों में राजकुमार शुक्ला तो थे ही, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये लोग थे। अभी बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, तो उसमें थे महादेव देसाई और एक नरिहर करके, तो वो दो लोग थे। इसमें पूरे नाम नहीं है, पर नरिहर क्योंकि बिहार का क्वेश्चन था इसलिए वहाँ इंपॉर्टेंट थे, पर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पेट एग्जाम या आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो यही है, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव, जेबी कृपलानी। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला जो आंदोलन भारत में आने के बाद गांधी जी ने किया, वो उसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 में हुआ। या जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसको क्या कहते हैं, गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन ये किया गया। प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन काफ़ी पेपर में पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन कौन सा था, तो वह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 था। अब आप देखें ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था क्या, असल में जो मिल के मालिक थे और मजदूर थे उनके बीच में बोनस को लेकर तनातनी थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आप देखेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले प्लेग रोग भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में फैला हुआ था, प्रचंड मात्रा में था। तो उस समय अंग्रेज सरकार क्या करती है, जो मिल के मजदूर थे उनको बोनस देना स्टार्ट कर देती है। अब मजदूरों को बोनस दिया जा रहा है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार जो थी उसका जो आप कहें एक तरह से उसके खजाने में कमी आती है। और खजाने में कमी आने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस बोनस को, जो प्लेग बोनस देते थे, इसे हटा दिया। अब इसे जब ये हटाने लगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाई मजदूर तो मजदूर है। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम ये थे कि पूरे विश्व में महंगाई अपने चरम पर थी। अब महंगाई चरम पर है, प्लेग के बाद लोग रिकवरी कर रहे हैं, तो लोगों के पास वैसे भी संसाधनों की कमी थी, पैसे की कमी थी। तो लोगों ने ये मांग की कि जो प्लेग में हमें बोनस दिया जाता था उसका मतलब वो बोनस हमें अभी भी दिया जाए। अब इस मामले को लेकर मिल मजदूरों और अंग्रेज सरकार में तनातनी हो गई। अब मिल मजदूरों और अंग्रेज सरकार में तनातनी हुई तो मिल मजदूरों ने इसे बुलाकर, मतलब गांधी जी को इसके लिए बुलाया कि आप हमारा नेतृत्व करिए।
अब गांधी जी वहाँ आते हैं इसमें, तो गांधी जी जो है इस पूरे प्रकरण की जो है क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। अब गांधी जी जब पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करते हैं तो गांधी जी को लगता है कि ये बात सही है कि जो मजदूरों की कंडीशन है वो ज़्यादा बदतर है अंग्रेजी सरकार से। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप 100% ये प्लेग बोनस न दीजिए, आप 35% बोनस इन मजदूरों को दे दीजिए। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से मांग की कि 35% बोनस जो है मिल मजदूरों को दिया जाए। पर क्या होता है, अंग्रेज सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। अंग्रेज सरकार ने कहा ठीक है, आप निगोशिएट कर लीजिए, मतलब अब आप जाते हैं कहीं दुकान पे तो निगोशिएट करते हैं, हर आदमी से 10 रुपए के सामान को 5 में लेने का कोशिश करते हैं। वैसे अंग्रेजी सरकार ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम 35% नहीं मगर 20% मिल मजदूरों को बोनस देंगे। परंतु गांधी जी को यह मुफ्त की रेवड़ी मतलब बहुत खराब लगी। उनको लगा कि आप मतलब कंडीशन नहीं समझ रहे हैं इन मजदूरों की, इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पे जो है विरोध किया। अब सरकार 20% दे रही थी तो गांधी जी ने विरोध किया इस चीज़ का। गांधी जी ने क्या कहा, मजदूरों से कहा कि आप सब हड़ताल पर चले जाओ। गांधी जी ने यहाँ पे सबको हड़ताल पर भेज दिया। और जब गांधी जी सबको हड़ताल पर भेज देते हैं मिल आंदोलन का, सरकार ने कहा था कि मतलब 20% या तो बोनस, जो 20% बोनस लेगा केवल वही नौकरी करेगा, बाकियों को नौकरी में नहीं रखा जाएगा। तो मजदूर आंदोलन में जो है मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसके बाद धीरे से फिर अंग्रेजों को ही झुकना पड़ता है, इसमें मानना पड़ता है कि प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो है 1918 के, इसमें आपसे पूछेगा कि गांधी जी के सहयोगी कौन थे, तो गांधी जी की सहयोगी थी अनुसुईया बेन, जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। कई बार मतलब पेट के परीक्षा में भी पूछा गया है, बाकी आरओ एआरओ और यूपी पुलिस में तो कई बार ही पूछा गया है। तो अनुसुईया बेन आरओ एआरओ वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब आगे बढ़ के देखते हैं, अगला जो आंदोलन आपको गांधी जी का दिखाई देगा वो था 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन था। पहली बार गांधी जी ने भारत में असहयोग की नीति को अपनाया था, मतलब यहाँ पे दर्शन दिखा दिए थे प्रथम बार असहयोग के। अब खेड़ा सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह था कि किसानों की फसल जो थी उस वर्ष 1918 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा बर्बादी की कगार पे थे, उनके पास खाने के पीने के तक साधन नहीं उपलब्ध थे, मतलब भुखमरी की कगार पर थे। और अंग्रेज सरकार उनसे माल गुजारी वसूल करना चाहती थी। अब इससे क्या हुआ कि किसानों के बीच आक्रोश होता है। अब गांधी जी चंपारण में जीत के आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि अहमदाबाद जीत के आया, तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जो कि गुजरात में ही था, तो गुजरात के गांधी जी हैं और खेड़ा गुजरात में ही है, वहाँ पे जो है इतना भयंकर मतलब कांड हो रहा है। तो गांधी जी वहाँ खेड़ा सत्याग्रह के किसानों से मिलने पहुँचते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। अब गांधी जी यहाँ पे पहुँचते हैं तो गांधी जी ने जो है किसानों का जो नेतृत्व किया था। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जो विट्ठल भाई थे एक, उनने भी जो है गांधी जी के साथ सहयोग किया था। यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने फिर यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे जो है किसान जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, ये माल गुजारी देने की स्थिति में नहीं है। तो इन्होंने जो है फिर अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई आप इनको देख लीजिए, इनका जो है माल गुजारी माफ़ कर दिया जाए। इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि गुजरात महासभा, जो गुजरात महासभा थी उस समय, गुजरात महासभा के अध्यक्ष उस समय जो थे वो गुजरात महासभा के अध्यक्ष भी गांधी जी ही थे उस समय। अब गांधी जी इस समय गुजरात महासभा के अध्यक्ष होते हैं, तो गुजरात महासभा भी खेड़ा सत्याग्रह में प्रमुख रोल अपना अदा करती है। इसमें एक चीज़ और थी कि जो ये आप देखेंगे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया, गांधी जी विट्ठल, सर्वेंट ऑफ इंडिया ये एक संस्था थी, ये भी जो है गुजरात की संस्था थी, इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और गांधी जी के साथ अगर सहयोगियों की बात करें तो इस पूरे प्रकरण में खेड़ा सत्याग्रह में इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ इंडिया, गुजरात महासभा, ये 4-5 जो थे इनने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर अंग्रेज़ों को धीरे से यह गुप्त निर्देश देना पड़ा कि जो है जो माल गुजारी देने के कगार में है, मतलब जो माल गुजारी दे सकता है उससे माल गुजारी वसूली जाए, बाकी जो नहीं दे सकते हैं उनसे न वसूली जाए। तो यह भी धीरे से क्या था, गांधी जी की जीत ही थी। अब देखें रोलेट एक्ट, गांधी जी लगातार
अपने जितने भी सारे मुद्दे थे उनमें जीतते चले जा रहे थे। तो गांधी जी का वर्चस्व भारत में बढ़ रहा था। गांधी जी के वर्चस्व के कारण ही भारत के क्रांतिकारियों में भी आत्मविश्वास बढ़ रहा था। तो अब इस बढ़ते आत्मविश्वास का दमन करने के लिए अंग्रेज लाते हैं रॉलेट एक्ट 1919। जैसे हीरो का जब आप देखेंगे हीरो का पावर बढ़ता है तो फिर विलन की एंट्री कराई जाती है, वैसे ही अंग्रेज सरकार ने इस विलन की एंट्री कराई जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में क्या था कि इसमें क्रांतिकारियों का संपूर्ण दमन किया गया। क्रांतिकारियों को मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर धर लेता था और उसे जब तक मन चाहे तब तक जेल में डाल सकता था। रॉलेट एक्ट मतलब इतना काला कानून था ये कि इसमें कोई बात मजिस्ट्रेट किसी की नहीं सुनता था। जिसको मन किया हर क्रांतिकारी को अंदर भेज सकते थे, ये किसी को भी अंदर डाल सकते थे रॉलेट एक्ट के द्वारा। रॉलेट एक्ट में जो भारत के सब मतलब जितने भी बड़े नेता थे रॉलेट एक्ट के तहत सबको अंदर ही डाल दिया गया था लगभग, कि भारतीय जो स्वतंत्रता की लौ जल रही इसको किसी तरह दमन करने का पूरा प्रयास इस रॉलेट एक्ट के थ्रू किया गया। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते हैं। यह एक काला कानून था, भारत में आने वाला काला कानून था जो कि बहुत ही भयावह था क्रांतिकारियों के लिए। तो मतलब इतना ज़्यादा प्राणघातक था यह कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। इसमें जेल में बंद करने के बाद भी ये नहीं था कि जेल में बंद कर दिया आसानी से तो छोड़ दें, जेल में बंद करने के बाद भी जो है क्या होता है कि मतलब लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। तो इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी 6 अप्रैल को गांधी जी ने जनता द्वारा देशव्यापी आंदोलन की मांग की। गांधी जी ने कहा कि भारत की जनता इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरी जनता, हर जिले, मतलब हर प्रदेश, हर सिटी में पूरा का पूरा विरोध किया जाए, खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया जाए। पहली बार गांधी जी ने किसी आंदोलन को लेकर इतना उग्रता दिखाई थी और कहा था कि मतलब किसी तरह इस एक्ट का विरोध हो। रॉलेट एक्ट के बाद आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट में 9 अप्रैल, जब 6 अप्रैल को ये जनता द्वारा देशव्यापी आंदोलन की बात करते हैं तो 9 अप्रैल को गांधी जी फिर क्या होता है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं रॉलेट एक्ट के थ्रू ही। अब रॉलेट एक्ट को 9 अप्रैल को गांधी जी इधर गिरफ्तार होते हैं और 9 अप्रैल को ही 2 बड़े पंजाब के बड़े नेता 9 अप्रैल को, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू, पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, बैरिस्टर थे ये लोग। और इनको क्या किया, अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट के तहत ही अंदर डाल दिया। पंजाब में भी क्रांति की लहर बहुत तेज थी, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब, कलकत्ता और आप ये महाराष्ट्र, इन तीन में तो 1885 से ही क्रांति की लौ थी। तो अब भाई जब गांधी का प्रभाव था उस समय तो यहाँ पे मतलब ज्वाला सी धधक रही थी स्वराज्य की। अब ये 2 बड़े नेता थे इस स्वराज्य के मांग के और इनको ही अंग्रेज सरकार डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को डाल देती है। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की जाती है। इस सभा में मतलब इतनी भीड़ थी, इन 2 नेताओं को छुड़ाने के लिए पूरी मंत्रणाएं बनाई जा रही थी कि कैसे इन 2 नेताओं को छुड़ाया जाए पंजाब में। तो यह सब देख रहा था जनरल डायर। जनरल डायर को यह बात पता चली और वह अपनी पूरी फोर्स लेकर वहां आता है और इन निहत्थे लोगों पर आधाधुंध गोलियां चलवाता है। जितनी भीड़ थी सारी की सारी जनता वहां पे मारी जाती है, शायद ही कोई बचा हो, अन्यथा कुछ के हाथ कटे, कुछ के पैर कटे, कुछ के लंगड़े हुए, कुछ लूले हुए, मतलब कोई एक आदमी साबुत वहाँ से वापस नहीं जलियांवाले बाग से निकल पाया था। तो जबकि सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने केवल आंकड़ा दिखाया था 379 लोग ही मरे, असलियत ये थी कि वहाँ कोई साबुत वापस ही नहीं आया उस जलियांवाले बाग से। इतना निंदनीय, घोर निंदनीय कृत्य था जनरल डायर का, या मानवता के शरीर को छलनी कर देने वाला या निर्णय था। मतलब भारतीयों के दिलों पे एक तरह से यह बोझ था। पंजाब का हर आदमी इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो चुका था। उसके मन से स्वतंत्रता की जो लौ थी उसका नाम मिटने वाला था। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये अंग्रेज इतने हत्यारे हैं, इतने निर्मम हैं कि ये हमें मार देंगे, ये हमें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तो 18
अप्रैल को गांधी जी को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो गांधी जी भी इस चीज़ से क्षुब्ध होते हैं और उन्होंने 18 अप्रैल को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। जो आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया उसे 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। कई बार पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया जो आंदोलन था उसे कब वापस लिया, तो 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी। अब आप देखेंगे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि मतलब त्याग दी थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, उसे त्याग दिया था। यह भी कई पेपर में पूछा जाता है कि अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। और आप देखेंगे शंकर नायर जो कि वायसराय की कमेटी का हिस्सा थे उस समय, उन्होंने वायसराय की कमेटी छोड़ दी। एक अंग्रेज थे, वो उनका नाम था एफ फ्रांजो, शायद मुझे सही से याद नहीं है, हाँ एफ फ्रांजो ही था, एफ करके ही कुछ था। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया नरसंहार था। मतलब अंग्रेज तक इस बात को मान रहे थे, कुछ अंग्रेज अधिकारी भी उस समय के मान रहे थे कि यह जो नरसंहार किया गया यह जनरल डायर की हेकड़ी का परिणाम है। अब आप देखेंगे जो कांग्रेस फिर इसकी जांच के लिए एक समिति बनाती है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाती है। इस समिति में पंडित मोतीलाल नेहरू होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं, चित्तरंजन दास, ये सारे लोग इस कमेटी में रखे जाते हैं कांग्रेस के द्वारा। और इस कमेटी ने जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड को निर्मम हत्याकांड की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा कि भारत में यह विभत्स कृत्य आज से पहले कभी नहीं हुआ, कभी इतने लोग किसी भी आंदोलन में नहीं मारे गए, ऐसा मानना था कांग्रेस की इस कमेटी का। अब कांग्रेस अपनी रिपोर्ट दे देती है, तो कांग्रेस की रिपोर्ट के साथ ही अंग्रेज़ों को भी एक कौंध जाता है कि हम भी इसका जो है इसकी जांच कराएं, तो वो एक हंटर आयोग का निर्माण करते हैं। हंटर आयोग का जब कांग्रेस के विपक्ष में निर्माण किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसके 3 भारतीयों को रखा जाता है। मतलब अब अंग्रेज हैं तो वो 3 भारतीय इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चमचे भी चाहिए, विलोडक के बिना कहीं खिचड़ी बन पाती है। तो उन्होंने जो है इसमें 3 विलोडक रखे जिनके नाम थे चिमनलाल सीतलावाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। इन तीनों के हंटर आयोग में होने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हंटर आयोग ने कहा कि जो पंजाब में उस समय जो भीड़ इकट्ठे हो रही थी वो मार्शल लॉ के रूल के खिलाफ थी, और जनरल डायर ने जो कृत्य किया वह केवल इस बात के अंदेशे पर किया कि ये विद्रोह करेंगे। इनका विद्रोह के दमन के कारण इनको लगा कि ये आपसी मारपीट ना कर लें, केवल इनकी रक्षा के लिए यह हत्याकांड किया गया। मतलब हंटर आयोग ने साफ साफ क्लीन चिट दे दी थी इस पूरे प्रकरण को। आप देखेंगे कि जब हंटर आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, हंटर आयोग की रिपोर्ट के पहले भी एक इंस्ट्रूमेंट बिल जो है अंग्रेज सरकार पास करके रख लेती है, जिससे कि जनरल डायर को कोई सज़ा न दी जा सके। जनरल डायर को सबसे बड़ी सज़ा बस इतनी सी दी जाती है कि उसे सरकार उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। पर वो जब इंग्लैंड जाता है तो इंग्लैंड में भी उसका स्वागत आवभगत किया जाता है। उसके स्वागत में इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सभा आयोजित की जाती है। उसमें इसके मतलब वीरता की कसीदे पढ़ी जाती है कि इसने जो है कितना वीरतापूर्वक काम किया है भारतीयों को मारकर। और इसमें क्या होता है कि जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनके लिए जो सभा आयोजित की जाती है उसमें इनको एक तलवार भेंट की जाती है इनकी वीरता के लिए, और 2600 पाउंड का इनाम भी सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आप देखें कि अंग्रेज यहाँ कुछ और कह रहे थे और वहाँ कुछ और ही बात थी उनके। अब इसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है गांधी जी के ही नेतृत्व में। आप खिलाफत आंदोलन देखेंगे तो मित्र राष्ट्र व तुर्की, मित्र राष्ट्र और तुर्की जो है, तुर्की में जो एक संधि होती है जिसे सेवर्स की संधि कहते हैं, इससे क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया था। तुर्की के विभाजन के साथ ही खलीफा पद का अंत कर देते हैं। तो भारत सहित विश्व के जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे उनमें आक्रोश की भावना थी। उनको लगता था क्योंकि इसके पहले तक इस आंदोलन 1919 के इस आंदोलन के पहले तक जो है तुर्की के जो राजा होते थे उसे मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, मतलब अपना सबसे बड़ा धर्मगुरु मानते थे।
अब किसी का धर्मगुरु हटाया जा रहा है तो उसे पीड़ा तो होगी। तो मुसलमानों ने इसका विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और इस कहा गया कि मतलब ये जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य है, जो एकजुट साम्राज्य है, इसे बनाए रखा जाए और खलीफा के पद को यथास्थित बनाए रखा जाए, ऐसी मांगे थी। और 1919 के इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं मुस्लिमों की तरफ से, उनमें प्रमुख नाम थे अली बंधुओं के मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो नाम याद रखिएगा क्योंकि यही पूछा जाता है पेपर में कि जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था उस समय वो गांधी जी को बनाया था। और मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ अगर अन्य नेताओं की बात करें तो उनमें प्रमुख नेता थे मौलाना आज़ाद, हकीम अजमत खां, हसरत मोहानी। इस तरह के कई बड़े नेता जो मुस्लिम नेता थे वो इस खिलाफत आंदोलन में शरीक थे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कमेटी के जब देखा, खिलाफत कमेटी का 1920 में एक सम्मेलन होता है इलाहाबाद में और इसी सम्मेलन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का जो खिलाफत कमेटी थी वो सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। गांधी के समर्थन को हरी झंडी मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने नवंबर 1919 में जो दिल्ली में पहली बार खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी से ये लोग पहली बार मुस्लिम जुड़े और यहाँ से मुस्लिम और हिंदू की एकता का कुछ जो है सूत्रपात होता है कि मतलब हिंदू और मुस्लिमों में एकता दिखाई पड़ती है। 1924 में तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है और जो है कमाल पाशा की सरकार बनती है और कमाल पाशा की सरकार के बनते ही जो है आप देखेंगे कि खलीफा पद की समाप्ति कर दी जाती है और खलीफा पद की समाप्ति के साथ ही इस जो आंदोलन खिलाफत आंदोलन है इसका अंत होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम आगे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में 1920 से 21 के लिए किया गया। आज हमने गांधी जी के जितने आंदोलन पढ़े ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े आंदोलन तो सब पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, पर छोटे आंदोलनों पर कोई ध्यान नहीं देता। और क्वेश्चन पेपर वाला हमेशा जो क्वेश्चंस उठाता है वो छोटे आंदोलनों से उठाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते रहिए। मैंने देखिए जैसे आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप इसी वे में नोट्स बनाइए और नोट्स को बना लीजिए एक बार, उसके बाद मेरा वीडियो जो है दोबारा देखिए और उसे 2x स्पीड में सुनिए। 2x स्पीड में जब आप इन कहानियों को सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको जो चीज़ें हैं वो याद होती चली जाएंगी। तो इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में भी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे मेरी रीच बढ़ती जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।